हेलो। 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 हाँ, आवाज आ रहा है? हम्म, हेलो। हाँ आ रहा है आवाज। आवाज आ रहा है? हाँ। ओके, तो अब चालू किया जाए। यही है ना, केमिकल काइनेटिक्स। इसको चालू करेंगे, थोड़ा सा इसमें आराम से पढ़ेंगे। देखो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स पता है क्या होता है? नहीं। इसमें केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग यही देखते हैं कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट हम बात करते हैं, ए प्लस बी, और जो आउटपुट देता है सी, तो इसमें क्या होता है, सी प्लस डी कुछ भी मान लो। तो ये तुम्हारा इधर में स्टार्टिंग में जो रहता है इनिशियल स्टेज में, तो इसमें जो भी तुम्हारा कंसंट्रेशन रहता है, एज्यूम करो ये C1 कंसंट्रेशन है। C1 के बजाय इसको हम कुछ अलग देंगे। आप वीडियो का इस शेयर कर रहे हैं, वीडियो का स्क्रीन। ये वीडियो स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? हाँ। शेयर। मैं क्या नोट्स भी बनाते जाओ। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वन नोट किधर गया? ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, स्क्रीन, एडवांस्ड, स्क्रीन। वन नोट नहीं दिख रहा है। वन नोट क्यों शेयर नहीं हो रहा? डॉक्यूमेंट, डॉक्स, वाइट, एडवांस्ड, स्क्रीन, इंटर स्क्रीन। हम्म। अभी दिख रहा है बेटा? हाँ। हेलो। हाँ देखिए। हाँ,
इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी तुम्हारा, इसमें स्टार्टिंग में जब केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ये है कि कोई भी हम रिएक्शन, इसमें बहुत सारा चीज हमको सीखना है स्टेप बाय स्टेप करके। इसमें ए प्लस बी हमारा ये क्या हो गया, तुम्हारा रिएक्टेंट साइड हो गया, राइट। हम्म, ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया और ये प्रोडक्ट साइड हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, एट टी इक्वल्स टू जीरो अगर हम बात करेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा, राइट। अगर हम इसका कंसंट्रेशन बोलेंगे एक्स है और इसका कंसंट्रेशन वाई है, तो ये क्या रहेगा, टी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो और ये जीरो रहेगा, हम्म, ठीक है। एट टी इक्वल्स टू, एज्यूम करो कुछ फाइनल टाइम ले लो जिसपे कि ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, हम्म, ठीक है। टी इक्वल्स टू एज्यूम करो एट टी डैश, ये जीरो हो जाएगा। और जो भी लिमिटिंग रहेगा, अगर ये x, एज्यूम करो x इज लेस देन y है, तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये y माइनस एक्स बचेगा और इधर में x और x बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पे देखो एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसमें कुछ कुछ सीखने को मिलेगा हमको। इसमें क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट में ये डिसअपियर हो रहा है। रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियर होता है। आवाज आ रहा है, हेलो। रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियर होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है, एपियर होता है। समझ में आया। तो डिसअपियर मतलब क्या होता है, ये कम होते जाता है, राइट। हाँ, तो स्टार्टिंग में मान लो कि इसका कंसंट्रेशन 10 मोल था, तो बाद में क्या होगा, 10 से कम ही होगा। हम्म। तुम यहाँ पे देखो, अगर ये ग्राफ देख पा रही हो, तो जो इसमें कंसंट्रेशन है, ये आपका क्या है, वॉइस बहुत कम आ रहा है। वॉइस कम आ रहा है, तो ऑडियो, स्मार्ट सिस्टम, सेलेक्ट स्पीकर, सेलेक्ट माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। अब ठीक है, अभी बेटर है। हाँ, हेलो, अभी बेटर है पहले से। हाँ, हाँ। ओके। हाँ देखो, इसमें क्या हो रहा है, जब जब ये तुम ग्राफ देख रही हो तो तुम्हारा मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ये था, ये रिएक्टेंट साइड का। तो हमारा टी इक्वल्स टू जीरो पे, यहाँ पे देखो टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या था, ये पूरा फुल कंसंट्रेशन था। हाँ। एट टाइम टी वन कंसंट्रेशन इसका डाउन हुआ, ये हाँ। कम होते जा रहा है ना। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है तो तुम्हारा रिएक्टेंट डिसअपियर होते जाता है, कम होते जाता है। तो कभी भी हम डिसअपियरेंस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा सी बोलेंगे, उसमें ब्रैकेट में माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि डेल्टा सी का मतलब क्या होता है, C2 माइनस C1। तो C2 बोले तो जब फाइनल होता है कम होता है, राइट। हाँ। तो कम में से ज्यादा अगर हम करेंगे तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस एक बार और हम लगा देंगे तब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं। कोई भी डिसअपियरेंस की बात करो तो माइनस डेल्टा करो, और कभी भी रेट लिखा मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी उस टाइम के बीच में। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखो, रिएक्टेंट जो है डिसअपियर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस डेल्टा। और इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस डेल्टा। ये एपियर होगा। और जब रेट की हम बात करेंगे तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी माइनस में, और एपियरेंस की बात करेंगे तो प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। कभी भी डेल्टा लिखते हैं तो इसका मतलब एवरेज होता है, ये पता है ना, डेल्टा का मतलब हम बात कर रहे हैं एवरेज। और कभी भी हम डेल के बजाय डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो डी टी मतलब इंस्टैन्टेनियस होता है, पता है ना। हाँ। माइनस क्यों है?
देखो बेटा ये डिसअपियरेंस बोल रहे हैं ना, डिसअपियर कितना हो रहा है, तो डिसअपियर पॉजिटिव में आना चाहिए। तो हाँ, तो उसमें स्लोप में C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1 ही ना होगा। हाँ तो वो तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर तुम सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा ना। फॉर हाँ एग्जाम्पल C2 एज्यूम करो ये 8 है, हाँ, और C2 तो छोटा ही रहेगा, करेक्ट। हाँ तो छोटा रहेगा, तो हमारा क्या हो गया, वो डिसअपियर जितना हम क्वांटिटी बोल रहे हैं, क्वांटिटी हमने कितना बोला, एज्यूम करो स्टार्टिंग में 10 मोल था, ठीक है, ये ए था, ये एज्यूम करो इससे बी प्लस सी हो गया, ये 0 0, बाद में 10 से घट करके ये 8 हो गया, तो कितना डिसअपियर हुआ होगा, 10 माइनस 2। 2। हाँ तो 2 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो हम डिसअपियर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये 2 लाने के लिए हम बोल सकते हैं 10 माइनस 8, हम्म हम इसको माइनस 8 ऑफ 10 बोल सकते हैं, हम्म समझ में आ गया। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल, ये तुम्हारा फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया। ठीक है। 2 कैसे आएगा, तो कभी भी इसको उतना दिमाग मत लगाओ, कभी भी डिसअपियरेंस जब हम बात कर रहे हैं तो माइनस में ही लिखना है, तो ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस नेगेटिव होगा ओवरऑल। क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस नेगेटिव होगा ओवरऑल। नहीं रेट ऑफ अपीयरेंस भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो ज्यादा ही बढ़ा ना, 0 से तुम्हारा 2 बढ़ गया, यहाँ पे 0 था बाद में 2 हो गया, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, और ये भी ओ डिसअपियर हो गया। यार। हाँ तो कभी भी हम इस चीज को डिनोट करेंगे, ये एवरेज के लिए हम डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी डिसअपियरेंस की बात करेंगे, यहाँ पे देखो बेटा ये डिसअपियरेंस हो गया, और हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा हम लिख रहे हैं, जहां पे भी डिसअपियरेंस है तो माइनस, डिसअपियरेंस है तो माइनस, ठीक है। अब जहां पे अपीयरेंस है तो वहां पे प्लस हमने लिख दिया, ठीक है। क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं लेना है। नहीं इसमें स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट नहीं लेना है, इसमें ओके। हम रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम्म अब उसी को हम इंस्टैंटेनियस में जब बात करेंगे, इंस्टैंटेनियस का मतलब माइनस डी ए बाई डी टी, ये डिसअपियरेंस, और अपीयरेंस होगा तो वही प्लस डी ए बाई डी टी हो जाएगा, जो भी रहेगा, जो भी प्रोडक्ट तुम्हारा रहेगा तो उसमें प्लस या माइनस हम लगाएंगे, किधर गया। हाँ तो जरा बताओ यहाँ पे, अब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लो ये ए है, ए ब्रेक हो रहा है 2b प्लस 3c में मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं इंस्टैंटेनियस की सब बात करूंगा, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, हम क्या लिखेंगे बोलो तो, माइनस डी ए माइनस बाई डी डी टी, ए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी प्लस डीबी बाई डी टी लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, जब जहां पे भी अपीयरेंस आ गया तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, डीसी बाई डी टी, ठीक है, क्लियर है। हाँ जब अपीयरेंस होगा तो पॉजिटिव लिखो, जब डिसअपियरेंस है तो माइनस लिखो, क्लियर। हाँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या बोला है, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, ये तुम्हारा रिएक्टेंट का एवरेज रेट ग्राफ ऑफ दिया है, कंजप्शन मींस हाँ रेट ऑफ डिस एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। हाँ, तो एवरेज रेट हम कैसे निकालेंगे डिसअपियरेंस के लिए, तो हमको फॉर्मूला हाँ, पता है, माइनस C2 डेल्टा माइनस सी C1, बाय डेल्टा टी। हाँ हाँ तो यहाँ पे डेल्टा सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 तो -4,
पहले से माइनस लगा है तो +4 हो जाएगा। और टाइम कितना गैप हुआ इसके बीच में? 6 सेकेंड। ठीक है, पेन पेपर लेकर के बैठी हो ना, हाँ। जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व भी कर लो। थोड़ा फास्ट हम लोग जा रहे हैं तो उसको जब सॉल्व करोगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। नोट्स और भी ये जो बनाए बुलेट जा रही पॉइंट हूँ, मैं बोल, नोट्स भी बना रही हूँ। हाँ जो बुलेट पॉइंट है उसको नोट भी करती जाओ, पूरा नोट्स मत आपको बनाओ। मेरा वीडियो ये नहीं बुलेट दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है लेकिन मैं वीडियो थोड़ी उस पर ध्यान दूंगा। थोड़ा हम लोग फास्ट ही चलेंगे क्योंकि इसमें हाँ ठीक है तुम समझ फटाफट में आ नोट रहा है। करती जाओ। देखो इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टाइशियो, इसको स्टाइकियो नहीं बोलते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक। स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट, ये हमको पता है। अपीयरेंस रेट भी हमको पता है। हम या तो एवरेज बोलेंगे या तो इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। क्लियर है? इसमें स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम नहीं नोट करते हैं। ठीक है बेटा? हाँ। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां पे हम यूज करेंगे। वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन में हम यूज करेंगे। इसी को स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लगा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? अब हम 2a + 3b हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2a 3b और 4c। तो हम इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2a + 3b और ये 4c। तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, तो -da/dt लिखेंगे। और यहाँ पे da डायरेक्टली नहीं लिखना है, जो हमने लिखा है वो थोड़ा गलत लिखा है। यहाँ पे कभी भी da नहीं लिखना है, ऐसा इसका कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन, इसको मैं, ताकि तुम भी मिस्टेक ना करो, ये सीख जाओ। ये कंसंट्रेशन होता है, जो भी हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ मैंने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, ये भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमने लिख दिया माइनस। उसी तरीके से यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस dc/dt। ठीक है, तो ये सारे रेट हो गए। लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे उस समय स्टाइशियोमेट्री का तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वो हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे जो भी इसका ये कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या डिवाइड कर देंगे? बाई 2। यहाँ पे किस चीज से डिवाइड करेंगे? 3। और यहाँ किस चीज से डिवाइड करेंगे? 4। तो मतलब क्या हो गया? एंड ऑल विल बिकम इक्वल। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। दे आर ऑल कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, अगर ए बात करें, ROR विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो? ये डिसअपियर हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे 1/2 लगा दो यहाँ पे, और 2 टाइम्स। -a/dt। ठीक है? हाँ। क्लियर है? रेट ऑफ हाँ। रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए -1/2 da/dt। उसी तरीके से ROR विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा? एपियर हो रहा है कि डिसअपियर हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, तो -1/3 dB/dt। उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है। ओके, अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? सेम। सेम रहता है, क्योंकि जिस क्योंकि अभी तो स्पीड, आपने इक्वेट किया ना। हाँ, इसमें कारण ये है ना बेटा, यहाँ पे मान लो कि जिस हिसाब से
हमको प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमको वाटर बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल हमने दो एटम हाइड्रोजन का ले लिया, एक ऑक्सीजन का ले लिया, और ये मिलकर के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो क्या होता है कि हमको मान लो हाइड्रोजन हमने 10 डाल दिया और ऑक्सीजन हमने केवल एक ही रखा, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने 10 एटम ले लिया, या इसको ऐसा कर एक दो, ही बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने 10 ले लिया और यहाँ पे ये किया, तो हाइड्रोजन H2O कितना बनेगा, हमारा एक ही एक बनेगा, क्योंकि ये बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इसके ज्यादा होने से भी इसको फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। हाँ रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ा नहीं पड़ा। नहीं। अगर हमने 1 के बजाय यहाँ पे 2 कर देते तो यहाँ पे क्या बनता, यहाँ पे 2 बन जाता, ठीक है। हाँ तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो कौन डिसाइड करता है, जो सबसे स्लोवेस्ट पाथ होता है वही डिसाइड करता है, सबसे स्लोवेस्ट ठीक है। पाथ है ना, ये टीम वर्क होता है। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबका जो है वो सेम रहे, यहाँ पे हम लिखते हैं। आगे बढ़े। हाँ अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको देख लो। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A which is being converted to B, it was found that the concentration of B is increased by 0.2 मोल पर लीटर। क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.2 मोल पर लीटर से इंक्रीज हो रहा है, कितने मिनट में, 30 मिनट्स में। तो तुम्हारा दे दिया, क्या दे दिया बेटा, DB, क्योंकि वो अपियर हो रहा है A से B में इन 30 मिनट्स। तो तुम इसको तो डेल्टा हम B बोलेंगे ना, डेल्टा B बाई डेल्टा T इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.2 बाई 30। अच्छा ये आवर में बोल रहा है, तो 30 बाई 60 कर लो, यस विच इज नथिंग बट 0.4। ओके, यस। तो द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज हाउ मच। तो रेट ऑफ आगे है रिएक्शन ना, हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 ही है, करेक्ट है, वही है। ठीक है। तो 0. वही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू सेम रहेगा, है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहिए। उसी का ये सॉल्यूशन गया, ये एक क्वेश्चन है। मैं बोलूंगी, रुकिए। N2 plus 3H2 2NH3 हो गया। इफ द डिसअपियरेंस रेट ऑफ N2, डिसअपियरेंस बोल दिया, हाँ तो तुम्हारा दे दिया क्या, माइनस dN2 बाई dt इक्वल्स टू पूछ क्या रहा है। x। देन फाइंड आउट, तुमको ये फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम अगर लिखना है बेटा तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, ROR हम एक बार लिख लेते हैं। रेट मैं ऑफ रिएक्शन भी सी होगा। इक्वल्स टू -1/3 dH2 बाई dt। मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ये समझ लेना कि बाय डिफॉल्ट कंसंट्रेशन वो है dNH3 बाई dt, ये 2 हो गया। यही हो गया ना बेटा, ये ऑलरेडी दिया है x। हाँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x। डिसअपियरेंस रेट ऑफ H2 का डिसअपियरेंस 3x रेट 3x हो जाएगा, वेरी 3x गुड। अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 2x 2x। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NH3, विथ रेस्पेक्ट टू NH3 भी हम बोलेंगे, या विथ रेस्पेक्ट टू H2 बोलो, या हाफ विथ रेस्पेक्ट टू N2, तो सेम ही रहेगा ना, x ही हो जाएगा ना, हाँ हाँ करेक्ट है। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2 भी x होगा, विथ रेस्पेक्ट टू H2 भी x होगा, विथ रेस्पेक्ट टू NH3, किसी के भी रेस्पेक्ट में। देखो हमने ऊपर में पहले डेफिनेशन कैसे पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A -1/2, विथ रेस्पेक्ट टू B -1/3, विथ रेस्पेक्ट टू C +1/4, है ना। सब इक्वल है आपस में, ये सारे के सारे इक्वल है,
ऐसा नहीं कि वो हाफ हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, जो भी उसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट करो, ठीक है, हाँ क्लियर है? हाँ तो ये इसका सॉल्यूशन। जो लिखा हो नॉट नाउ मतलब अभी नहीं इसको करना है, मतलब कर सकती हो उसको, चाहो तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस ठीक पर, है। आराम से उसको करेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। उसी से रिलेटेड है, कर सकते हैं आराम से। हम्म देखो ये क्वेश्चन है, NO2 रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एज पर द इक्वेशन। ये तुम्हारा इक्वेशन है। The initial concentration of N2O5 is 3 mole and it is 2.75। देखो 3 मोल से कितना हो गया 2.75 आफ्टर 30 मिनट्स, बोला। मतलब इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दिया, ठीक है। ये इजी है, करने द होगी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज हाउ मच, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट कर दो और रेट ऑफ हाँ फॉर्मेशन कर। आ जाएगा। हम्म रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा DNO2/dt। वही। सॉल्व करके देखो खुद से ही, फटाफट इसको करो। मैंने तो सिंपल ऑलरेडी मैथमेटिक्स है बेटा। हाँ ये सिंपल मैथमेटिक्स है, दिमाग में भी हम सॉल्व करें तो ठीक है। तुम्हारा रेट नेक्स्ट ऑफ, क्वेश्चन। इसी को ये सॉल्व किया हुआ है। ये अभी हमने क्या सीखा, हाउ वी रिप्रेजेंट रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सीख गई, रेट हाँ ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी सीख गई, हाँ रिलेशन हाँ बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हाँ। और ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 अंडर, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, दिख रहा मतलब है? नीचे। नीचे नीचे। आंसर नहीं देखना है मुझे। हाँ ये देख, अच्छा तुम सॉल्व कर रही हो। हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको यही सोचना है बेटा कि कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, मोल पर लीटर है, और यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे केजी में दिया है, तो जनरली बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक्स जो होता है उस चीज को अवॉइड करो, तो पर्पस यही है क्वेश्चन देने का। क्या क्या। क्या केजी क्यों दिया, मतलब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी भी हम जो रिएक्शन की बात करते हैं ना, रिएक्शन में कंसंट्रेशन लेते हैं, और यहाँ हम्म कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, हम्म ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब कभी भी हम क्या करते हैं, मोलारिटी ये सब जो लेते हैं तो मोल पर लीटर नहीं होता है ना, यहाँ पे किस में दिया है, केजी पर आवर में दिया है, हम्म तो केजी उसको मोल में कन्वर्ट करना चाहिए। मोल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। हम्म। समझ में आया ना? इधर में ध्यान दो, इधर में तुम देखोगे कभी भी हम जब कभी भी बात करते हैं, वो तो आपने ग्राम लीटर कर लिया। N2, हाँ N2 + 3H2 ये मिलकर के क्या बन रहा है 2NH3। हम कभी भी क्या बात करते हैं, अगर इसका 1 मोल है, हम हमेशा मोल में बात करते हैं, इसका 1 मोल और इसका कितना है 3 मोल, रिएक्ट करके हम्म, क्या बना 2 मोल। हाँ हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका 1 ग्राम और इसका 3 ग्राम और ये बनाएगा 2 ग्राम, होगा क्या ऐसा? हम्म, हाँ तो आप इसमें ग्राम को डायरेक्टली मोल में कैसे लिख लिए। मैं वही बोल रहा हूं, कभी भी हम जब रिएक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मोल में ही बात करते हैं, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, ये मिलकर के कितना मोल ऑफ NH3 बनाएगा, 2 मोल ऑफ NH3 बनाएगा। हम कभी ये नहीं बोलते हैं
कि इसका 1 ग्राम, इसका 3 ग्राम मिलकर के इसका 2 ग्राम बनाएगा। बनाएगा क्या ऐसा? नहीं। अगर हमने तरीके से बनाया, मान लो कि हमने दे दिया फॉर एग्जांपल, इसका दे दिया 1 ग्राम, इसका दे वो दिया 3 ग्राम, कंजम्पशन ऑफ मास तो नहीं होगा इसमें इसमें। इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा बताओ? हम इसको पहले क्या करेंगे? मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/28 हो जाएगा। ये 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। हाँ इतने मोल हो जाएंगे। हाँ तो देखो बेटा, ये 1/28 मोल, ये 3/28, 3/2 मोल मतलब 1.5 मोल। हमको इसके 1 मोल के लिए इसको कितना चाहिए? 3 मोल चाहिए। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? 1/28। हाँ, तो ये जो ग्राम में हमने बोला ये मेथड गलत है, और हमेशा ये मेथड मोल वाला मेथड सही है। समझ में आ गया? तो जब इसने जैसे ही केजी में दिया, तो हमारा दिमाग किधर जाना चाहिए था? मोल में कन्वर्ट हाँ करना चाहिए था। तो मोल में कैसे कन्वर्ट हाँ, करेंगे? ग्राम, इसको में ग्राम में आधा। कन्वर्ट कर लो, अपॉन अब मॉलिक्यूलर मास कर लो, तो 1/17 मोल पर आवर हो गया। ठीक है, अब उसे कन्वर्ट कर लो बेटा ऑप्शन रेट बी, ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन बी। हाँ, तो तुम्हारा जो भी है रेट ऑफ रिएक्शन में तुमने कन्वर्ट कर लिया। हाँ क्लियर है ना? हाँ, और ऑप्शन बी। उसी तरीके से तुम्हारा जो हाइड्रोजन का क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस तुमने निकाल लिया। किस में निकाली? तुमने निकाला मोल में। आंसर किस में चाहिए? ग्राम। केजी में। तो मोल को तुम ग्राम में कन्वर्ट कैसे करोगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू कितना? 1 मोल मतलब 2 ग्राम। ठीक है, हाँ बन गया। हाँ ऑप्शन बी सही। तो देखो, इसमें केमिस्ट्री में क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स है। और वो थोड़ा सा जब हम फोकस्ड रहेंगे, अपने आप हमारा यूनिट के ऊपर में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यूनिट से बच्चे मिस्टेक करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसको बनाओ। 3Br2 + 6OH - 5Br - 5 + BrO3 + 3H2, the rate of formation of BrO3 is this much, calculate rate of disappearance of Br2। हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BrO3 दे दिया, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम कैसे निकालेंगे? हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे बेटा इसमें। 1 मिनट कर रही हूँ। फटाफट करो। क्या लिखा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बेयर पहले इक्वल सुनो होगा सुनो, तुमको एक शॉर्टकट मेथड बता देते 3 हैं। इंटू 1.5 ये हो गया, और फिर बी आर माइन हाँ, इसको हो 3 से गया मल्टीप्लाई 5 कर दिया। इंटू, और फिर रेट ऑफ ये हो गया 6 इंटू 1.5। वेरी गुड, ये 5 हो जाएगा। OH का कितना हो जाएगा? 6 से हाँ, मल्टीप्लाई कर ध्यान दो नहीं दी क्योंकि कि सारा वही पूछा है। ठीक है, गुड। तो ये नेक्स्ट है। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में ही सॉल्व हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में भी ब्रेथ एनालाइजर, मतलब जैसे वो लोग जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना, वो मुंह में लगा करके बोलते हैं फूकिए। तो फूकिए मतलब क्या होता है? जो उसमें केमिकल होता है, एक तरफ से तुम्हारा वो डिसअपियरेंस होगा, दूसरे तरफ से अपीयरेंस होगा। हम्म तो ये जस्ट ऐसे ही बोलने के लिए बोला है, बट एक्चुअली क्या है, तुम काम की बात समझो। काम का बात क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस Cr2SO4 होल थ्राइस है। ठीक है, तब पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। एक तुम्हारा अपीयरेंस दे दिया यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C2H6O पूछा है। तो हम कैसे कंपेयर करें? इसको 1/2 से लेकर के और इसको हाँ 1/3 से रुकिए लेकर ना। के इक्वल कर दो। हाँ ठीक है, हाँ, 3/2 हो जाएगा। 3/2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिए। नहीं, तुमको समझ में आएगा तभी जल्दी करने का मतलब है ना।
यहाँ पे भी क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन क्या दिया है, अमाउंट ऑफ इनटू 3 ग्राम है। अब ग्राम को फिर से, जो ग्राम है ना, जहां पे भी ग्राम है उसको मोल में कन्वर्ट कर मोल लो। हाँ, फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन इन 1 लीटर ऑफ कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, एट टाइम t इक्वल टू सेकेंड अमाउंट ऑफ N2 इज 3 ग्राम, एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स अमाउंट ऑफ N2 इज 1.5 ग्राम। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल 1.5, इसको तुम मोल में कन्वर्ट कर लो, 1.5 बाई डिवाइडेड बाई 28 28, तो वो तो कॉमन हो जाएगा, 1.5 माइनस 3 मतलब 1.5 बाई ठीक 28। है। ये क्वेश्चन करो फटाफट। ऑर्डर क्या होता है? हाँ, इसमें ऑर्डर यही होता है कि जो तुम्हारा ये मल्टीप्लाइड है, जैसे 2a है ना, तो इसमें 2 तुम्हारा एक ऑर्डर है। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर बोलते हैं। हाँ, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट अगर ये इस तरीके से दे दिया तो डायरेक्टली देख करके 2 हम बोल सकते हैं, बट ये क्या बोला है ना, ये एक्सपेरिमेंटली दिया है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या सच में वो 2 है या कुछ और है, वो तुमको देखना है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज दिस मच, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब किसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना है? जैसे इसमें दिया है ना तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एट अ पर्टिकुलर टाइम इज 2.6 इनटू, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हम क्या बोलते हैं, dx बाई dt। तो dx बाई dt, अगर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड में बात करेंगे तो -1/2 हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ए हो जाएगा इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम कैसे ऑर्डर निकालेंगे, आगे हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे हमको ऑर्डर निकालना है। How to predict the balanced chemical equation with the help of rate of reaction with respect to reactant and product। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो तो जाएगा, सेम। कॉमन सेंस हो गया ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर रिएक्टेंट हमने ये कर लिया। अब इसमें क्या क्या चीज है ये टर्म समझ लो। अगर माइनस दिया है, माइनस दिया है इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट है कि साइड प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट साइड हो गया। 1/a का मतलब क्या हो गया, मतलब स्टाइशियोमेट्रिक उसका कोफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट है। और ये जो बीच में दे दिया ये, इसका मतलब ये किस टाइप का एलिमेंट या मॉलिक्यूल है, वो कौन सा स्पीसीज है। उसी तरीके से जब प्लस दे दिया तो प्रोडक्ट के लिए हो गया। आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन दिया है बेटा, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको तुम बनाओ कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है एसिड में। 3D plus B gives 4A plus 2C। 3D प्लस बी, तो बी प्लस 3D, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4A प्लस 2C, ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। नेक्स्ट। इसमें देखो, इन द इन द फॉलोइंग फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन E 10 power x A and B can be respectively। अच्छा इसमें तुमको एक चीज मैं बोला था, उस दिन भी बोला था, तुमको बाय डिफॉल्ट दिमाग में बिठा लेना चाहिए, इसको टेक्निक याद कर लो, कभी भी लॉग में हम बात करेंगे ना बेटा, ये तुमको दिमाग में बैठना चाहिए। log 2 इसका मतलब क्या हो गया 0.3, log 3 कुछ चीज जो है बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए 0.48, log log 4 नहीं, log 4 मतलब 2s कर सकती हो, log 5 0.7, log उसके बाद में क्या है 3 5, log 7 2A gives 1B, x is equal to 2, y is equal to 1। 0.84। इसको कैसे याद करोगी, तुमको देखो एक टेक्निक बता देते हैं। अगर इतना का तुमको आ गया तो कोई भी तुम log का वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल log 4 2 स्क्वायर,
log 6 log 2 into log 2 plus log 3 log 5 तुमको पता है, log 6 निकाल सकते हैं, log 7 निकाल सकते हो, log 8 निकाल सकते हो, log 9 log 10। ठीक है, अब कैसे हमको निकालना है? हेलो, हाँ देखो इसको तुम याद करो। log 3 मतलब तुम देखो यहाँ पे 16 एज्यूम करो, 16 3 जा 48, 16 से तुम घटाते जाओ, 4 करो, फिर इसको 12 कर लो। ओ क्या? ठीक है, और इसको 15, मतलब ये तुम log 2 को 0.3 याद कर लो, बाकी तुम ऐसा डिक्रीजिंग ट्रेंड में 16 14 12 कर लो। और log 10 कितना होता है? 1 होता है। log 10 मतलब देखो log 2 3 है, log 10 को हम क्या बोल सकते हैं? log 2 plus log 5 बोल सकते हैं। log 10 1 होता है, log 2 कितना होता है? 0.3, log 5 कितना होता है? 0.7। आ गया? तो ये बाय डिफॉल्ट एक टेक्निक मैं तुमको बता दिया कि कैसे याद रखोगे, और वैसे दिया रहेगा जेई मेंस में, फिर भी दिमाग में बैठे रहना चाहिए। ये मेरे दिमाग में बैठ गया तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? देखो डैडी, सब लॉग में है। हाँ बोलो। 2x is equal to 2, y is equal to 1. हाँ, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2. 2, तो y तुम्हारा 1 हो गया। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको कि ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन सी सी, एंड डी। ऑप्शन सी एंड डी। यस, कैसे बेटा? ऑप्शन डी कैसे होगा? N2O4 2 टाइम्स करोगी तो n का कितना? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, सेम मेथड में हम लोग है। देखना है सॉल्यूशन कि ऑलरेडी तुमको समझ में आ गया है। ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है ये जेई मेंस के। ऑन द फॉलोइंग रिएक्शंस x a y b, अब तुम्हारा ये दिया है सेम x है। is to y, सेम क्वेश्चन हो गया 2:1। देखो इसी को 2:1 हो गया, तुम वो कर ली। दूसरा तुम्हारा ये इस तरीके का एल्केन एल्किन के ऊपर में भी दे दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये देखो इसमें log के फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको? log 2, मैं और ये क्या हो बताती जाएगा? हूँ। log 3। 3a gives 2b. X is equal to 3, y is equal to 2. x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। आ गया? तो सर ने वही ये लिखा है ना, इतना तुमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड, उसका स्पीड कैसे बढ़ेगा घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो एक जो है कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रिएक्शन का रेट घटेगा। हाँ जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाँ हाँ बढ़ाएंगे हाँ तो रिएक्शन बढ़ेगा, अगर हाँ। घटाएंगे तो घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अगर ना इंक्रीजेस। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होगा ना, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज होगा ना। हाँ, बट इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या बोल रहा है? इफेक्टिवली जितना भी कोलिजन्स टेक प्लेस होगा कोलिजन तो ना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चलो इंक्रीज हो जाएगा, बट इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये है कि अगर दो प्रोडक्ट तुम लेती हो और उसको कोलिजन कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो हेड ऑन कोलिजन कराओ, आमने सामने से टक्कर करा दो। दूसरा क्या है? साइड साइड से कोलिजन कराओ। तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? दो हेड कार ऑन। आमने सामने से आकर के हेड टक्कर ऑन। मारे उसमें ज्यादा डैमेज होगा, या साइड से बस टच करके निकल जाए? हेड ऑन। हेड ऑन। हेड ऑन। तो उसको हम इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टेम्परेचर के ऊपर में बात कर रहा है। जब देखो टेम्परेचर, मान लो कि है रूम में सब कोई 10 आदमी बैठा हुआ है, आराम से एसी बैठा, एसी लगा हुआ है।
तो किसी को बोलो कि भाई थोड़ा सा अब बाहर क्या आइए, और बाहर थोड़ा गर्मी ज्यादा है, तो कोई निकलेगा क्या बाहर? नहीं। कोई ना कोई बहाना कर देगा। और उसी रूम में एक बम फोड़ दो और आग लगा दो तगड़े तरीके से, तो क्या होगा? वो बिना बोले ही लोग बोलेंगे बैठिए बैठिए, कहाँ जा रहे हैं बाहर? वो बोलेगा कि मरना है क्या? सब उठ करके भागेंगे, भले बाहर गर्मी क्यों ना हो, है ना? तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपने आप उनके अंदर में एक स्पीड बढ़ जाता है, काम करने का स्पीड, मतलब भागने का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है? तो वही जो चीज है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं हम तो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी प्रोडक्ट है, तो उसका रिएक्टेंट का मतलब उसमें बोलेंगे, तो उसका कंसंट्रेशन उसमें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है, जो भी बैरियर है, जैसे हम पहले बोल रहे थे कि जाइए भाई साहब, नहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आग लगा तो क्या हो गया, बाहर जाने का जो बैरियर था वो अपने आप टूट गया, है ना? हाँ हाँ। अब एक लोग नहीं, सारे के सारे लोग ही जंप करके चले जाएंगे। हम्म, तो जो थ्रेशोल्ड बैरियर होता है, पहले टेम्परेचर नहीं था तो उस थ्रेशोल्ड बैरियर को पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो उस थ्रेशोल्ड बैरियर को करने लगे। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड बैरियर मतलब रिएक्शन होने के लिए जो प्रोडक्ट बनाना है, जैसे ही थ्रेशोल्ड बैरियर, उसको क्या है, मान लो कि प्रोडक्ट तुम रखी हो और आपस में टकरा नहीं रहे हैं, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, रिएक्शन स्लो है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक जो बैरियर था उसको ब्रेक कर करके फटाफट फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट बनाना चालू किया। इसका मतलब यह है टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? हाँ। तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से एचपी और एचआर क्या है? हाँ, एचपी और एचआर क्या है? इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे। नहीं, एचपी, वो ग्राफ एचपी और एचआर क्या है? हाँ पहले क्या था ना कि तुम्हारा ये पोटेंशियल एनर्जी था, तो तुम्हारा ये थ्रेशोल्ड, देखो यहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड बैरियर है, इसको पार करने के बाद ही जो रिएक्शन हो रहा था, पहले पहले इस बैरियर को पार नहीं कर पा रहे थे लोग। हम्म। तो टेम्परेचर जैसे हमने, एचआर मतलब हीट से रिलेटेड, जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो उसको पार कर करके क्रॉस करने लगा। ठीक है। ठीक है ना? इसको इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी आ गया, और वो काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, जो भी उसमें बैरियर था उसको क्रॉस कर करके पार करेगा और आपस में हेड ऑन कोलिजन चालू करेगा। जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन तेज हो जाएगा। हम्म। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं? हाँ, Which forwards the rate of reaction? कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि बूस्ट करता है रिएक्शन। रिएक्शन को बूस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, दोनों के बीच में थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है, दो फ्रेंड है, मान लो दोनों के बीच में थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो फाइट होने में 1 महीना लग जाता, लेकिन कोई तीसरा आदमी आया, वो क्या करता है, वो दोनों से इंटरेक्ट करता है। ठीक है? वो एक को बोलता है कि वो तुम्हारे बारे में बोलती थी, अच्छा उसका हिम्मत ऐसे बोल रही थी। फिर वो दूसरे के पास में भी गया, वो बोला कि पता है वो तुम्हारे बारे में कितना गंदा गंदा बोल रही थी। तो सोचो कि क्या हुआ, दोनों को एक्साइटेड कर दिया। समझ में हाँ। आया? तो जो लड़ाई 1 महीना बाद होना था वो तुरंत अगले ही दिन हो जाएगा, दोनों आकर के आपस में मारा पीटी चालू कर लेंगे। तो कैटलिस्ट का वही काम होता है। अच्छा, कैटलिस्ट कैसे उसमें इन्वॉल्व कराता है, जैसे मान लो कि कोई कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट ले लिए, तो उसमें
सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे जितना रिएक्टेंट चिपकेगा, समझ में आया ना, हाँ उतना ही रिएक्शन उसका फास्ट होगा। तो मान लो कि जो कैटलिस्ट हमने लिया है, तो कैटलिस्ट हमने जो डाला, उससे पहले तो बिना कैटलिस्ट डाले उसमें रिएक्शन जो था बहुत स्लो हो रहा था। एक मिनट, ये करता क्या कैटलिस्ट वो समझो। कैटलिस्ट ये करता है कि पहले जो तुम्हारा बैरियर था, जो माउंटेन ये देख रही हो, ये बहुत ऊंचा था। हाँ ये मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस दैट। जैसे हमने कैटलिस्ट डाला तो वो एक दूसरा उस माउंटेन को छोटा कर दिया। ये माउंटेन दिख रहा है, इस माउंटेन को पहले जो इतना बड़ा माउंटेन था, जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस पाथ को छोटा कर देगा। तो अब जैसे जिसके पास में पहले मान लो कि हाँ, अब जो है कैटलिस्ट डालने के बाद में यहां से यहां तक जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे पार कर जाएंगे। हाँ बिना कैटलिस्ट का ये सारे मॉलिक्यूल पार नहीं कर पा रहे होते, राइट, क्योंकि उसको इसको क्रॉस करने के लिए ये बैरियर को क्रॉस करना पड़ता, तभी जाकर के वो हाँ पार करता। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है जो बैरियर को। पढ़ो फिर से ध्यान से। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, ये तुम्हारा ऊंचा वाला माउंटेन हो गया। पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये छोटा वाला बैरियर हो गया। क्लियर है? हाँ ये दिमाग में रख लो कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको वो कम कर देता है। वो कम कैसे करेगा? मान लो कि पहले आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए ये होता कि तुम्हारा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के ऊपर में है तभी एडमिशन लेंगे। सरकार ने एक हाँ सर्कुलर ला दिया कि जिसका भी परसेंटाइल 90 एंड अबव है उसको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाँ सरकार एक कैटलिस्ट की तरह काम किया। उसने क्या किया, उस बैरियर को कम कर दिया। ठीक है, हाँ देखो, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया रेट इंक्रीजेस। हाँ, ये कैसे? तो पता है। पता है ना कैसे हाँ, होगा? क्योंकि उसका और वाइड स्प्रेड रहेगा ना हाँ, रिएक्टेंट साइड का, तो और ज्यादा रिएक्ट करेगा ठीक, उसको। गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होता है? ये भी जैसे डायरेक्टली क्लासिक, प्रोपोर्शनल। हाँ, ये क्लासिकल एग्जांपल है। H2 एंड Cl2 आपस में रिएक्शन करके HCl बनाते हैं, लेकिन H2 कैसे? नॉर्मली हाइड्रोजन तो H2 के फॉर्मेट में पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड H और H। जब तक इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, ये ब्रेक कौन हाँ, करता पता है? पता है। ये ब्रेक तुम्हारा लाइट करता है। तो जब हाँ, लाइट ठीक पड़ा, है। मतलब फोटोन पड़ा, तभी ये ब्रेक होगा। अगर फोटोन पड़ा हम्म, ही नहीं तो कहां से ब्रेक करेगा? हम्म, ठीक है, अगर एक फोटोन पड़ा तो कितने हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा? एक करेगा। दो फोटोन करा तो दो को, तीन फोटोन पड़ा तो तीन को। द मोर नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स, द मोर नंबर ऑफ ठीक HCl है। फॉर्मेशन, है ना? तो इट डायरेक्टली रिप्रेजेंट, आई मीन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द light. Presence of ठीक photons है। who sometimes needed to increase the rate of reaction. Example, photochemical reaction. सेल रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट ये पॉइंट है बेटा, ये तो molecularity पता है of a मुझे, ये reaction. पता है, ये पता है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें तुमको दो तीन चीज बहुत अच्छे से पता है, तो हम लोग फास्ट चलेंगे। इसमें दो तीन चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, कभी भी हम जो बात करते हैं वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन का बात करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? जो हमारे सामने में रिएक्शन हो रहा है, मतलब जिसको हम वन स्टेप में खत्म होने वाला जो रिएक्शन है, उसी रिएक्शन का हम उसको उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आया? हाँ रिएक्शन हम यहाँ पे दो टाइप में बात करेंगे। एक है
एलिमेंट्री और दूसरा है नेट। एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप में हो जाए, और ये मल्टीपल स्टेप्स में, मल्टी स्टेप्स। तो जो मॉलिक्यूलैरिटी की बात करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलैरिटी किसके लिए बात करेंगे, हम इसके लिए बात करते हैं। ये इसी के लिए पॉसिबल है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है प्रेडिक्ट करना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जितने भी, जो हम एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, जितने भी तुम्हारे रिएक्टेंट आपस में फाइट करेंगे, जितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, उतना उसका मॉलिक्यूलैरिटी हो गया। जैसे इसमें देखो, केवल वन प्रोडक्ट, वन रिएक्टेंट है, वन रिएक्टेंट है तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा करके एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे वो 3 पता है। मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा केसेस बहुत रेयर होते हैं, और ऐसे ही 4 के लिए हम बात करेंगे तो नहीं हो 4। सकता है, इम्पॉसिबल। हम्म, 4 के लिए इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही ठीक है। नहीं। मॉलिक्यूलरिटी 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखो, डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो हो रही है आपके सामने, ठीक है। मोलिकुलरिटी 1 2 3, मतलब मोलिकुलरिटी इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन 3। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू। मोलिकुलरिटी हमें 1 2 या 3 हो सकता है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, समझ में आया। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सिंगल स्टेप्स और एलिमेंट्री, यही एलिमेंट्री रिएक्शन की बात मैं कर रहा ठीक था, है। सिंगल ठीक है। स्टेप। ठीक हाँ, है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये तुम्हारा नेट केमिकल रिएक्शन, दूसरा मैं यही बोल रहा था। इसमें क्या होता है, मल्टी स्टेप्स वाला। इसमें देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 है। ये a प्लस 2b कैसे बन रहा होगा, b प्लस b बी स्टार बन गया, b स्टार प्लस a c बन गया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो b स्टार कट गया, तो a प्लस 2b इक्वल टू c हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेट रिएक्शन। लेकिन ये देखो, ये एक सिंगल स्टेप हुआ बेटा, हाँ। तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं, हाँ। ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं। हाँ। इंडिविजुअली दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन हम्म, हम इन दोनों को मिलाकर के ये तीसरा बना है ना, हम्म, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहलाएगा। सम ऑफ मल्टी एलिमेंट्री रिएक्शन को हम नेट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और इस केस के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया, ओके। अब पढ़ लो यहाँ पे, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। वही बोल रहे थे कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा करके जो बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। फॉर नेट केमिकल रिएक्शन नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। नेट रिएक्शन में, नेट केमिकल तो क्या? रिएक्शन में हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म, अब नेक्स्ट हम आते हैं बेटा रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, मुझे पता है। क्या, पता है ये पता है ना। रेट लॉ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर ए बी का पावर बी, वेयर प्रोपोर्शनलिटी अगर तुम हटाते हो, रेट इक्वल्स टू के। के क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। के को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। ए एंड बी आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ए, बी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए और बी का सम कर देंगे। आगे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। रुकिए रुकिए। वो कांस्टेंट के कुछ नहीं है क्या? ये कांस्टेंट हो गया ना, रिएक्शन इसमें बोलते हैं रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। उसका वैल्यू नहीं है। नहीं, वैल्यू नहीं है। ठीक है।
इसका यूनिट तुम निकाल सकती हो, और यूनिट क्या फिक्स है कि डिफरेंट हो सकता है, बताओ। फिक्स्ड है। नहीं, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखो, रेट रेट मतलब क्या होता है, dx बाई dt। हमने क्या बोला बेटा, रेट इक्वल्स टू k इंटू a का पावर मान लो हमने बोला 2 और b का पावर 1 बोल दिया। रेट मतलब dx बाई dt, dx बाई dt मतलब क्या हो गया, यही होता है ना रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ। dx बाई dt कर दिया। dx बाई dt मतलब रेट को हम क्या बोलते हैं, dA/dt/2 dB तो ये बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको मोल पर लीटर बाई टाइम, टाइम का मतलब सेकेंड, के इंटू ए मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर का स्क्वायर, ये मोल पर लीटर हो गया। अब के यहाँ पे यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर और नीचे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का क्यूब बाई सेकेंड, यही हो गया। तो क्या हम लिखेंगे, मोल पर लीटर पावर -2 सेकंड का पावर -1, यही हो गया के का यूनिट। अगर मान लो कि ए का पावर 2 के बजाय हम 3 कर देते या 4 कर देते तो यूनिट चेंज होता है नहीं। तो यहाँ पे यूनिट चेंज होते रहेगा, आगे हम लोग देखेंगे उसको भी। आगे चलें, तो यहाँ पे नोट करके लिख लो, यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट। नोट, नोट में क्या लिखेंगे, यूनिट वैरी। यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, रेट क्या हो जाएगा, के ए का पावर ए बी का पावर बी। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो पावर क्या हो जाएगा 1 1, तो रेट इक्वल्स टू के ए बी। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें 1 + 1 = 2 विच इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलैरिटी। वही एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलैरिटी, वो पहले भी लिखा था। ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, इसमें देखो, इसमें ऑर्डर x क्या है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a, y ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b, नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, ओनली वन टर्म कैन बी एक्सप्लेन, दिस इज ऑर्डर विच कैन बी। अच्छा, ये नेट केमिकल इक्वेशन के लिए बेटा, ठीक है। ये देखो पहले हमने क्या बोला था, उस समय जो हमने यहाँ पे देखा था ये था एलिमेंट के लिए, यहाँ पे नेट केमिकल रिएक्शन के लिए या नेट केमिकल इक्वेशन के लिए बात करते हैं। तो नेट केमिकल इक्वेशन में हम ऑर्डर की बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम मॉलिक्यूलरिटी यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी प्रेडिक्ट करने के लिए या मॉलिक्यूलरिटी चेक करने के लिए अलग तरीका है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये समरी है, समरी में क्या क्या है पढ़ लो इसको, ये तुमको पता होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी होता है, ठीक है। केमिकल, नेट केमिकल रिएक्शन में देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, द ओनली टर्म विच Order be zero? हाँ, How can order be zero? ये तुम्हारा नेट केमिकल इक्वेशन, नेट केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है। नेट केमिकल रिएक्शन में ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो। यहां से यहां तक का How can order be negative and zero? वो हम लोग आगे देखेंगे, कैसे हो सकता है वो भी देखेंगे। क्योंकि नेट में क्या होता है ना बेटा, मल्टी स्टेप्स होता है, अंदर के बहुत सारे वो स्टेप्स हमको subtract दिखते हो नहीं है। जाए। हाँ, वो सारा जब हम करेंगे तब हमको वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कभी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि अगर
इसका ऑर्डर निगेटिव है, तो इज इट एलिमेंट्री रिएक्शन और नेट रिएक्शन? तो हमको तुरंत पता होना चाहिए। नेगेटिव हो सकता है तो इसका मतलब वो नेट रिएक्शन है। हाँ, फ्रैक्शनल है तो नेट रिएक्शन है। ठीक है, जीरो है तो नेट रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो सामने से दिखता है। जीरो एलिमेंट मिल करके आपस में एक्शन करके कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं। देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यही हम बात कर रहे थे ना, रेट कांस्टेंट जो हम तुमसे पूछ रहे थे, तो तुमने बोला कि हाँ मैंने वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट हम कैसे नहीं बेटा, रेट इक्वल्स टू के रिएक्टेंट का एन कर दिया। एन क्या है? एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आया। जैसे मान लो 2a + 3b gives to something 4c, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? a, और हम क्या लिखेंगे? a का पावर 2, a का पावर 3। रेट इक्वल टू, एक्चुअली लिखना है k इंटू, अच्छा इसका यूनिट के अगर बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? k, यहाँ पे कोई भी तुम ले लो, तो हम इसको बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन का पावर, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ। बोलो। और रेट को हम क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो के क्या हो जाएगा? रेट बोलो। लॉ नेट रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है ना? हाँ हाँ, वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि उसमें भी एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं ना। तो के यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो। ये कंसंट्रेशन 5 इधर से जाकर के क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन का पावर -4 हो जाएगा और अपॉन टाइम। हाँ तो देखो यही है 1 - n पावर टाइम -1। तो जितना ऑर्डर ठीक। है, मान लो कि अगर हमने बोला ऑर्डर 1, तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, कंसंट्रेशन 1 - 1 0, तो केवल टाइम पर आवर हो जाएगा। अगर ऑर्डर 0 ऑर्डर का बोलोगी तो क्या हो जाएगा? केवल कंसंट्रेशन इनटू टाइम का पावर -1। थर्ड ऑर्डर का है तो ठीक है, तो दिमाग में इसको बिठा लो। वो सिंपल भी है ना, रेट इक्वल्स टू के इंटू रिएक्टेंट का पावर n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा बेटा? एलिमेंट्री हो सकता है क्या जीरो ऑर्डर? नहीं, हाँ, तो किस टाइप का रिएक्शन होगा? वो ऑलवेज नेट नेट रिएक्शन। रिएक्शन होगा, और उसका यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन पावर 1 - 1 1 - n, n यहाँ पे तुम्हारा। कंसंट्रेशन फाइव। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो कंसंट्रेशन क्या हो गया? जीरो हो गया कंसंट्रेशन हाँ वो सब का तो पावर जीरो। निकाल सकते हैं, नेक्स्ट बोलो। नहीं, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये तुम्हारे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर क्वेश्चन इसमें बनाया जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो कांस्टेंट है, डज rate constant depend on the concentration of reactant? Your answer will be no, it doesn't depend. नो। लेकिन जीरो ऑर्डर में डज इट डिपेंड? यस। सेकंड ऑर्डर में यस। थर्ड ऑर्डर, बाकी सब में डिपेंड करता है, इसमें डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो नोट करके कहीं लिख लो कि इसमें डिपेंड नहीं करता है। ये एक क्वेश्चन है, इसको देखो। ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज क्या होगा? फॉर अ
रिएक्शन ऑफ ऑर्डर एन का बोल रहा है, तो कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर का पावर, मोल पर लीटर होता है ना, तो लीटर उल्टा हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। हाँ, ये आया है 2021 में। ठीक है। अब देखो, हाउ टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। जब एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो तुम ऑर्डर भी कर सकती हो, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि वो एलिमेंट्री है कि नेट रिएक्शन है, तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। क्या क्या मेथड है, पढ़ो। एक है एक्सपेरिमेंटल मेथड, मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया, वैल्यू आया, उससे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, यूजिंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो मैकेनिज्म दिया है रिएक्शन का उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। बाय सीइंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक तुमने देख लिया ना, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है। रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम का पावर लेकिन अगर वो -1, पॉजिटिव आएगा तब हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ लेकिन अगर वो जैसे फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर आएगा नहीं, तभी ऑर्डर तो हम सेम रहेगा ना। देखो उसमें उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर है वही मॉलिक्यूलैरिटी हो जाता है, तो ऑर्डर तो तुम हाँ तो प्रेडिक्ट किसी अगर में भी कर सकते हो। हाँ तो वही अगर 1 2 3 आ गया तो फिर हम लोग नेट रिएक्शन और एलिमेंट्री में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नीट देख करके तो तुम बोल ही सकती हो कि किस ऑर्डर का है। नहीं, हाँ अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन का पावर -3 है इंटू टाइम का पावर -1, टाइम का पावर तो हमेशा -1 होता है, कंसंट्रेशन का पावर -3 है, इसका मतलब कौन से ऑर्डर का है। कंसंट्रेशन का पावर नेट -3 मतलब 1 माइनस कितना करेंगे ताकि -3 आए, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन इक्वल्स टू 3, बोलो। 1 माइनस हाँ एन इक्वल्स टू -3, -2 नहीं बेटा तो 4 होगा ना। कंसंट्रेशन का पावर -3 है, -3 मतलब 1 माइनस एन इक्वल्स टू -3, एन करेक्ट इक्वल्स टू क्या हो करेक्ट जाएगा, 4 हो जाएगा ना, फोर्थ ऑर्डर का। कुछ और अगर वही कंसंट्रेशन का पावर माइनस हमने 2 बोला तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, देखो इसको कर पाओगी। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल मेथड से दिया हुआ है, हाँ ये कर लास्ट लो। ईयर। इसको कैसे करना होता है, तो ध्यान दो, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2HI दिया है, तो क्या अगर एक्सपेरिमेंट में दिया है तो हमको एक्सपेरिमेंट का बात मानना चाहिए या जो बैलेंस इक्वेशन दे दिया है उस बैलेंस इक्वेशन को मानना चाहिए। हमको एक्सपेरिमेंट वाला जो दिया है उसके हिसाब से करना चाहिए। कैसे करेंगे बेटा, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, रेट इक्वल्स टू के इंटू HI का पावर n कर लो। यहाँ पे देखो रेट दिया है ना, रेट दिया है, क्या दिया है रेट का मतलब, जब रेट HI का पावर 7.5 था। 2 हाँ, HI HI का का पावर 2 पावर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ना ना ना, वही तो दिक्कत है ना, तुम्हारा रेट दिया है ऑलरेडी। रेट कितना दिया है, 7.5 ये अलग अलग कंसंट्रेशन पे इसका रेट अलग अलग देखा जाए ओ तो रेट लाइक इसका चेंज हो रहा दैट। है ना। हाँ समझ तुम्हारा गई। रेट जो है उस समय के साथ में क्या रेट तुम्हारा कांस्टेंट है क्या, नहीं। तुमको हाँ रेट के बारे में एक चीज समझना पड़ेगा बेटा, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, जैसे तुम्हारा भूख लगा है तो स्टार्टिंग में जो खाने का स्पीड होता है और पेट भर गया तो खाने का स्पीड क्या सेम रहेगा। हाँ, तो समझ में जो आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो हमेशा वो चेंज होते रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ेगा, फिर घटेगा, और एक जगह आके कांस्टेंट हो जाएगा अगर वो इक्विलिब्रियम मतलब बोथ साइड रिएक्शन हो रहा है।
अगर वन साइडेड रिएक्शन है तो धीरे 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 खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम्म बहुत फास्ट चालू होगा, धीरे धीरे कम होते होते ये हो जाएगा। तो तुम्हारा रेट जो है वो टाइम के साथ में चेंज होते जा रहा है। मतलब इसका HI का कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है, 0.005 था उस समय, तुम्हारा रेट इतना था। अब तुम देखो HI जो है डबल जब हो रहा है, 0.005 का डबल 0.01 है, तो इसका रेट कितना हो रहा है, 7.5 से चेंज होकर के 3 हो जा रहा है, मतलब 4 टाइम्स हो रहा है। हम्म तो बताओ इसमें कैसा डिपेंडेंसी है, 0.005 से 0.01 हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स HI जब इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है। तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, पावर अगर HI का आ पावर गया। n ले लो, ठीक है ना। तो यहां से तुमने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, n कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। हाँ अगर इसी में मान लो कि 4 के बजाय इसको 3 के बजाय 6 कर देता, 6 इंटू 10 का पावर -3, तो इसका मतलब कितना हो जाता, 8 टाइम्स हो जाता ना। हम्म 8 टाइम्स मतलब 1/2 का पावर 3, तो n का वैल्यू 3 हो जाता उस समय। समझ में आया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो। ये सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम्हारे दिए हुए हैं। ओ, कंसंट्रेशन किसका दिया है बेटा, NO का दिया है, H2 का दिया है और रेट दे दिया है। तो इस हाँ सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको सॉल्व करना है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू NO करो, एक पहले बार दो रेट का विथ सब। रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन करो। जब NO करोगी तो हाइड्रोजन को फिक्स कर दो, तो देखो हाइड्रोजन का फिक्स कर दिया है। जब हाइड्रोजन 8 था, रिएक्ट आई मीन स्टेप A और B में देखो हाइड्रोजन का सेम है ना, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया, उसको चेंज नहीं कर रहा है। समझ में आ गया है। हाँ, तो तुमको इसमें सॉल्व करना चाहिए, किसके लिए, पहले विथ दो का रेस्पेक्ट टू करके NO। फिर भाई का भी वैल्यू निकालना है। हाँ, एक बार तुम सॉल्व करो, सॉल्व करोगी तब जाके दिमाग बैठेगा, नहीं करोगी तो नहीं बैठेगा। मेथड वही लगाओ, रेट इक्वल्स टू K। जब हाइड्रोजन को कर रही हो तो हाइड्रोजन को लिखने का जरूरत भी नहीं है, NO का पावर X कर लो। हाँ कर रही हूँ। तो रेट 1 बाई रेट 2 करके देखो कितना आ रहा है वैल्यू X का। उसी तरीके से जब NO को फिक्स करोगी तो हाइड्रोजन को वेरी कर दो। X इक्वल टू 1। वेरी गुड। तो ओवरऑल ऑर्डर तुम्हारा क्या हो गया, X1 Y कितना आ गया। कर रही हूँ। ये सब प्योर मैथमेटिक्स है, तुम चाहो तो मतलब इसको देख के भी कर सकती हो ना। तुम्हारा देखो पहला Y दिमाग में इक्वल टू कैसे करोगे। 1। Y इक्वल टू 1। हाँ, पहले अगर तुम हाइड्रोजन को फिक्स करें तो देखो ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है NO, A और B में रेट भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पावर 1 होगा, है ना। उसी तरीके से जब तुम B और C में देखोगी, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया तो हाइड्रोजन कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स, रिएक्शन कितना बढ़ रहा है, वो भी 4 टाइम्स, तो 1 हो गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू 3। नॉट इक्वल टू। क्या बेटा, ठीक है नेक्स्ट।
एक्चुअली ये मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोलेंगे, ये ऑर्डर बोलेंगे। Molecularity is not equal to order. हाँ, मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारा कितना हो गया, 3 हो गया, बट अभी तो ऑर्डर हमको कितना आया। पता नहीं चला कि मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है या नहीं, तो नेट रिएक्शन है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखा जाए तो मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारा 3 हो गया, बट ऑर्डर कितना आया 2, तो इस मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो दोनों सेम आ जाता ना। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, नेट रिएक्शन है। ये और क्वेश्चन कितना देखो, पूछा है? ये सब सिंपल क्वेश्चन ही है ना, तुम्हारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है, और अभी है कुछ कुछ। बंद कर दें क्या, नहीं ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, कर पाओगी। 2a plus b when concentration of both a and b becomes double the reaction increases। तो डेल्टा सी आ गया हमारा, मतलब हाँ, when concentration of तुम्हारा रेट A, ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 0.3 से हाँ पॉइंट, तो तुम्हारा रेट ऑफ double रिएक्शन फर्स्ट के मतलब इसमें देख लो, R1 कितना हो गया 0.3, R2 कितना है 2.4। 2.4 and concentration of only A। अरे तो डेल्टा सी से निकल सकते हैं ना, तुम्हारा only दो A स्टेप्स is दिया है ना, double। दो स्टेप्स दिया है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी बिकम्स डबल, दोनों का तुम कंसंट्रेशन डबल कर दी। हाँ, और only A is doubled then it goes from 0.3 to 0.6 which तो of जब the ए को following। तुम डबल कर रही हो तो रिएक्शन भी तुम्हारा ये रेट क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। इसका मतलब ए का पावर कितना होना चाहिए, ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए। जब तुमने बी को कांस्टेंट कर दिया, बी को इंक्रीज नहीं किया, केवल ए को तुमने डबल किया, तो रिएक्शन भी डबल हो गया। तो हाँ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू ए का पावर एन। जब हाँ ए डबल कर रही हो तो वो भी डबल हो रहा है, इसका मतलब एन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। ए का ऑर्डर माइनस कितना होना चाहिए, क्यों। 1 minus n is equal to 2। नहीं बेटा, यहाँ पे देखो, कभी भी तुम, हम क्या बोलते हैं, रेट इक्वल्स टू के इंटू जो concentration रिएक्टेंट है of reactant power in। एन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारा ए और बी है, तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब हमारा ये रिएक्शन केवल ए को डबल कर रहा है, तो जब ए को कर रहा है तो बी हम मानेंगे नहीं, बी को एक तरीके से फिक्स कर दो। तो रेट जो है तुम्हारा R1 इक्वल्स टू के, ए का पावर एन बोले, हाँ तो R1 कितना है 0.3 से ए का पावर एन, और ये 0.6 हो रहा है, तो के ए कितना हो जा रहा है, ये डबल हो जा रहा है 2a का पावर n। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 का पावर n होगा, तो n कितना आना n चाहिए, is equal 1 ही to है। 1। तो इसका ऑर्डर 1 हो। अब फर्स्ट रिएक्शन में आ जाओ, 0.3 से कितना हो जा रहा है 2.4 हो जा रहा है ना बेटा। 0.3 अपॉन 2.4 कर लो, के तो कट जाएगा, हाँ a का पावर 1, ए यहाँ पे भी a पावर का, तो नहीं। b कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 2 करेंगे ना, 2 हाँ, के 2a का पावर अरे 1। नीचे ऊपर 2 आएगा। हाँ b का ठीक है। पावर मान लो x, यहाँ पे भी x कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/8, 1/2, तो 1/2 का पावर x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 2 1/4 इक्वल्स टू 1/2 का पावर x। 2 2।
तो क्या आया तुम्हारा? B ए is का to A is B. द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए तुम्हारा Option क्या हो C. गया? 1, बी क्या हो गया? 2। द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 1, विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 2। यही है Option ना? C. ठीक है। Hmm. होल होल ऑर्डर, होल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन कर पाओगी? दिस रिएक्शन वाज स्टडीड एट -10 डिग्री सेल्सियस। NO and Cl2 are initial concentration and R0 is the initial rate। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? ओ एक्सपेरिमेंटल और वो स्टाइकियोमेट्रिक चेक करना है ना? देखो। हाँ, सेम मेथड है ये तो, पहले वाला जो क्वेश्चन किया था। पहले 1 2 लेना है इक्वेशन, फिर 2 3 लेना है। हम्म फिर हमको x का कोएफिशिएंट x पता चलेगा और y पता चलेगा। वेरी गुड। ये डबल हो रहा है, क्लोरीन 10 से 20 हो रहा है और इधर 18 से 35, मतलब डबल हो रहा है। ये इधर भी डबल हो रहा है, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 1। क्लोरीन का ऑर्डर कितना हो गया? 1। नेक्स्ट, अगर तुम NO को देखोगी, क्लोरीन को फिक्स कर दिया, तो क्लोरीन तुम्हारा NO डबल हो रहा है और ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। NO के रिस्पेक्ट में 2 हो गया 4 टाइम्स क्या हो रहा है? बेटा। 0.35 या 140, मतलब 35 और वो 140 है, तो 4 टाइम्स होता है ना। हाँ अच्छा, 0.40। ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा 4 टाइम्स हो गया, इधर डबल हो रहा है, तो NO के रिस्पेक्ट में कितना हो गया ऑर्डर? 2। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 2 + 1 3। हाँ, क्या पूछ रहा है? तो ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। और ये एलिमेंट्री है। हाँ, जोड़ करके आ रहा है क्या? हाँ, 2 + 1 3। गुड। देखो, मैकेनिज्म वेरिफिकेशन, एक तो था एक्सपेरिमेंटल मेथड, समझ गए? 3 में था ना, एक्सपेरिमेंटल, मैकेनिज्म वेरिफिकेशन, और तीसरा क्या था? यूनिट के थ्रू। तो मैकेनिज्म वेरिफिकेशन देखो, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर अ रिएक्शन 2a + b = d + e। अब इसमें क्या हो रहा है? पहला जो है a + b c + d दे दिया, फिर c + a = e। अब इसमें जब हम ऐड करेंगे तो c कट गया, 2a + b = क्या हो जाएगा? d + e हो जाएगा। हाँ हाँ, इसमें देखो, दोनों ही एलिमेंट्री, मैंने क्या बोला, जितने भी रिएक्शन होते हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, इंडिविजुअल स्टेप वाइज। लेकिन अब उसमें क्या होता है, एक हो गया स्लो, दूसरा हो गया फास्ट। एक चीज और तुम नोटिस की होगी, मैंने क्या बोला था, जो स्लो रिएक्शन होता है वही डिसाइड करता है कि, डिसाइडिंग स्टेप। हाँ, वही तुम्हारा डिसाइड करता है कि तुम्हारा वही डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन होता है। तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे? पहले वाले का रेट, रेट इक्वल्स टू के a⁻1 b⁻1। जो रेट ऑफ नेट रिएक्शन सेम हो जाएगा बेटा, ये 16 ही हो जाएगा ना, नेट ऑफ रेट ऑफ नेट रिएक्शन। समझ में आया? So for elementary reaction, the slow step will be rate of net reaction. हाँ, क्लियर है? हम्म अगर इसमें पूछे रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, तो ये ऑप्शन दिया है, तो बताओ कौन सा हम देंगे? B. R = के a⁻1 इंटू b⁻1 और के a⁻2 और b। कोई भी देख करके आंख बंद करके बोलता, ऐसा देख करके, 2a + b d + e
तो बोलेगा रेट मतलब R इक्वल्स टू ए का पावर 2 बी का पावर 1, यही बोलता है ना। हाँ अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो, लेकिन इसके साथ में जो स्टेप्स इसने दे दिया है, अलग अलग स्टेप्स दे दिया है, तो जो स्लो वाला होगा, जो स्लो वाला होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ही डिसाइड, मतलब उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द नेट एलिमेंट, नेट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें नोट करके लिख सकती हो रेट ऑफ स्लो हो रिएक्शन गया। इक्वल्स टू रेट ऑफ नेट रिएक्शन। ठीक है, ये एक बार देखो क्या है, रेट स्लोएस्ट स्टेप वही होगा रेट ऑफ नेट रिएक्शन। क्लियर है? हाँ फिर रेट लॉ स्लोएस्ट स्टेप इक्वल्स टू रेट लॉ ऑफ नेट रिएक्शन। ठीक है। ऑलवेज ट्रू और फॉल्स? नॉट नॉट ऑलवेज ऑलवेज ट्रू। ये बोल रहा है बेटा रेट लॉ, दोनों में अंतर है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ में डिफरेंस होता है। रेट लॉ एंड रेट में डिफरेंस होता है। रेट लॉ हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है। रेट लॉ पढ़ी हो ना? क्या हाँ है रेट लॉ? रेट लॉ के बारे में directly proportional to concentration of reactants to the power of the stoichiometric coefficient. rate law is an expression which relates the rate of reaction with the concentration of reactant, sometimes product का भी हम इसमें ले सकते हैं, जो रेट लॉ ये बोल रहा है। नॉट ऑलवेज ओनली रिएक्टेंट बट समटाइम्स प्रोडक्ट ऑल्सो। Rate law is an expression which relates the rate of reaction with the concentration of reactants, sometimes products. ठीक है, ठीक है। हाँ ये रेट लॉ हो गया। और रेट जो है उस रिएक्शन का हम लोग रेट डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं। इस केस समझ में में देखो आ बेटा, गया। इस केस में देखो, इसका जो रेट था हमने क्या लिखा है, ए बी, ए का पावर 1 बी का पावर 1, ये तुम्हारा रेट हो गया। कभी कभी हम यही रेट ऑफ द रिएक्शन भी हो गया। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा लिखेंगे, एज्यूम करो इसको इसने स्लो कर दिया होता, एज्यूम करो ऊपर वाले को स्लो के बजाय नीचे वाले को स्लो कर दिया होता, तो एज्यूम करो, सेम क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस डी, और यहाँ पे सी प्लस ए ई, और इसको फास्ट कर बोल देता और इसको स्लो बोल देता। ठीक है बेटा, तो अब बोलो हम इसका रेट क्या लिखेंगे, के सी एंड ए, और यही तुम्हारा रेट ऑफ, यही क्या हो जाता, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता ना। समझ में आया? हाँ अब ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता, तो इसमें देखो क्या क्या टर्म आया बेटा, सी आ गया, ए आ गया, और एक्चुअली तुम देखोगी इस रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन में कहीं सी है क्या? नहीं। आइदर प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, कहीं पे भी नहीं है।
तो इसीलिए ये रेट लॉ, दिस इज नॉट अ रेट लॉ। समझ में आ गया? अब पढ़ो इसको हाँ ध्यान से। रेट लॉ, स्लोएस्ट स्टेप इक्वल्स टू रेट लॉ ऑफ नेट रिएक्शन। क्या वो सही है? नॉट ऑलवेज ट्रू। इस केस में कहां ट्रू हुआ? इस केस में तो ट्रू हो गया था, लेकिन इस केस में ट्रू हुआ नहीं। सो इसीलिए नॉट ऑलवेज ट्रू, because sometimes there is an element of intermediate in slow steps। जैसे इसमें एक इंटरमीडिएट सी आ गया ना, हाँ ये सी आ गया ना, इसका इन्वॉल्वमेंट हाँ हो गया। बिकॉज ऑफ दैट दिस विल नॉट बी ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लो। एक क्वेश्चन देखो। हाँ जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होता है ना, तो उसमें तुम देखो जो होता है वो बोथ साइड में रिएक्शन होता है, इधर भी। और स्लो वाला होता है वो बाइटेड है, ठीक है। और जो स्लो वाला है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, डीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसको देख करके तुम क्या बता सकती हो कि क्या रेट लॉ यही तुम्हारा हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन? रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखेंगे? O3 रेट इक्वल टू K इंटू O3 का पावर 1 O पावर 1। कैन इट बी द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन? आंसर इज नो। हम्म, क्यों? क्योंकि तुम्हारा नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे O3 और O है, यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे O नहीं है, एक्चुअल रिएक्शन में O नहीं है। 2O3 3O2 है, तब नहीं होगा। हम्म, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे देखो रेट इक्वल टू क्या लिखा बेटा? KO3 एंड O। हम्म, तो K इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है K इक्विलिब्रियम वाला, यहां से हम लिखेंगे K इक्विलिब्रियम। कभी भी K इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो पता है ना क्या होता है? K हाँ इक्विलिब्रियम इक्वल्स concentration टू of products by concentration of reactants। रिएक्टेंट। तो ये यहाँ पे लिख लिया। तो यहां से ऑक्सीजन का तुमने कंसेंट्रेशन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा इंटरमीडिएट स्टेप है, इसको हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे? तो O इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम इनटू ऑक्सीजन O3 ओजोन बाई O2 हो हाँ जाएगा। समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? हाँ तो यहाँ पे देखो रेट इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम O3 का पावर 2 एंड O2 का पावर 1। हाँ ये क्वेश्चन देखो, कर पाओगी? ये मैकेनिज्म के थ्रू है। ये क्या है? रिएक्शन, नेट रिएक्शन हो गया। हाँ कैसे कैसे सॉल्व किया है? NO प्लस Br2 NOBr2। अब देखो हाँ NOBr2 तुम्हारा क्या हो गया है? NOBr2 इंटरमीडिएट एलिमेंट आ गया। NOBr2 तो है तब नहीं तो फिर रिएक्शन तो में। सेम ही सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स क्या होगा बेटा? जो स्लो वाला सेकेंड। है। हाँ, हम्म, तो सेम ठीक मेथड है से ना। सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हाँ सेम मेथड से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? इसको कल करेंगे कि आज भी? कितना और बचा है? थोड़ा सा बचा है तो खत्म कर लेंगे, ज्यादा बचा है तो कल कर लेंगे। नहीं नहीं, अब तुम्हारा ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रहेगा, उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रहेगा, जिसमें हाफ लाइफ वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। हाफ लाइफ ज्यादा है ना जीरो। हाफ लाइफ हाँ वगैरह। हाँ, हाँ हाँ वो सब ज्यादा रहेगा। ठीक है तब जीरो कल ही ऑर्डर, कर। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर का रहेगा। तो फिर अभी मैं जितना की हूँ उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेती हूँ। ठीक है, वो बुक से एक बार देख लो, दिमाग में बैठ गया है तुम्हारे? हाँ मैंने एक पेज का नोट्स बना लिया पूरा कितना पर इम्पोर्टेंट चीज। ये बहुत टफ चैप्टर था, इजी नहीं था।
मैं बार बार इसको थोड़ा सा कोशिश किया कि तुमको समझाने के लिए। मैं सेशन को एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है।